बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ दो शहजादे मौजूद हैं। ठीक है, एक का नाम है निजा निज नजा, बहुत मुश्किल नाम, और एक नाम है शुजा, और एक तीसरी स्टूडेंट है जिसका नाम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो हमारी बड़ी लाडली स्टूडेंट है। ठीक है, तो उसे बस बिठाए रखेंगे हमारे साथ। इनकी मामा बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने आज बुलाना नहीं था, लेकिन मजबूरी, उनकी बात को मैं इनकार नहीं कर सका। और मैंने काफ़ी बारी सोचा कि मैं इनकार कर दूँ, लेकिन कर ही नहीं सका, जिसकी वजह से मैंने आज बुला दिया। अब इनके पेपर होने वाले हैं सेकंड ईयर की। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड ईयर के पॉइंट ऑफ से। सेकंड ईयर है और बोर्ड कौन सा आपका? गुजरांवाला बोर्ड है। गुजरांवाला बोर्ड में लोअर बोर्ड हो, गुजरांवाला बोर्ड हो, बुक्स सबकी सेम होती है, बस पेपर जो सा है वो थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चंस को आगे पीछे करके दे दिया जाता है। अब इसमें आईसीएस हो या एफएससी हो, हम मेजर सब्जेक्ट में आएंगे। सबसे पहले आते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स की बुक देना मुझे सर, फिजिक्स के नोट्स हैं, चलो नोट्स है। कोशिश करें नोट से आप लोग तैयारी कम करें। नोट से सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज करें, इसके अलावा नोट से आप कुछ मत करें। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, नोट से लॉन्ग क्वेश्चन सारे पढ़ना शुरू होते हैं। जितने लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे अपने चैप्टर में से करने हैं। किस में से करने हैं? चैप्टर में से। अच्छा, ये पुराना एडिशन है ना? हाँ, न्यू एडिशन ही है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ओल्ड एडिशन वाले हैं। न्यू एडिशन वाले बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको दो तीन तरीके बताने लगा हूँ कि जिस तरीके से आप अपने फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पेन दे दो मुझे यार। हाँ ठीक है, ये उतार लो। सबसे पहला दो तीन पॉइंट जब रखिएगा कि अगर एक बच्चा फुल मार्क्स लेता है, ठीक है, फुल मार्क्स लेता है तो उसकी क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो फुल मार्क्स ले जाता है। अब इन्हें आपने फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, वो जो भी आपके क्वेश्चन देंगे, जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें जहाँ पर वो कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड यूज करें कि इसके कैरेक्टर्स लिख दें या इसके फीचर्स लिख दें, आप क्या करते हैं उसे 3 to 4 लाइन में लिख देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। कैरेक्टर्स और फीचर्स का वर्ड जिस भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाए, आपने उसके बुलेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है आपने। 1 2 3 नहीं लिखना, 1 2 3 नहीं लिखना है। क्या बनाने हैं? बुलेट्स बनाने। पॉइंट नंबर 2, जिस भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो आपको कहते हैं कि एग्जांपल दे दें, गिवन एनी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आपने देनी है। कोशिश करें कि जब भी आप उसे एग्जांपल दें, ठीक है, तो आप एग्जांपल से पहले उस एग्जांपल को 2 लाइंस का एक्सप्लेन करें, देन उसके बाद नीचे एग्जांपल दें। मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर कोई बच्चा, एवरेज बच्चा देख रहा है जो पास होना चाहता है, तो इसे फॉलो ना करे, उससे फॉलो होना ही नहीं है। उसे बुखार चढ़ जाएगा, उससे नहीं होना। यानी एक एग्जांपल को आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप हाइड्रोजन की एग्जांपल दे रहे हैं, H2O, H2O, इसके ऊपर आप क्या लिख सकते हैं? इट इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक सिंपल सी लाइन आपने लिखनी है। उसके बाद आपने इसे क्या करनी है, एग्जांपल को, H2O की एग्जांपल आपने दे देनी है। पॉइंट नंबर 3, बिस्मिल्लाह। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके आंसर दिए जाते हैं उसके बाद लिखा होता है आंसर मस्ट बी 3 to 5 लाइंस, ऐसे लिखा होता है ऊपर। आंसर मस्ट बी 3 to 5 लाइंस, यानी कि 3 से कम नहीं होना चाहिए और 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है? 3 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने कोशिश करना है मिनिमम 4 to 4.5 इतनी लाइन तक पहुंचना है। ना 5 को आपने क्रॉस करना, ना 3 से आपने डाउन जाना, लेकिन 4 से नीचे भी आपने नहीं आना। 4 से नीचे भी आपने नहीं आना। अब यहाँ पर शुजा में सवाल करेगा, सर एक सवाल है, उसका जवाब ही एक लाइन का है, 1 लाइन का, भला उसे हम 3 to 4 लाइन के कैसे बना सकते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी बैक साइड पर स्टडी क्या हुई थी, बैकअप पे। आपने उस चीज को स्पेंड करना है। अगर आप ये भी वहां मेंशन कर देते हो, अगर एक क्वेश्चन के आप ये मेंशन कर देते हो जो मैं करता था, ठीक है, दिस क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11 दैट नेम इज दिस, मैं कहता हूँ और स्टैंडिंग हो जाता है। यानी अगर आपसे 4 लाइन नहीं कवर हो रही है तो आप एक लाइन ऐसी मेंशन कर देते हो कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर हाइड्रोकार्बन से लिया गया है और चैप्टर नंबर ये 13 है या 14 है। समझिए बात। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइंस होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? इस तरह करके आपने 4 लाइन तक पहुंचा देना। अगला पॉइंट जो जी मैं वो बात बता रहा हूँ जो आपने अप्लाई करनी है, और ये अप्लाई सिर्फ बोर्ड में नहीं करनी, आपने रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आप 2 मंथ, 1 मंथ या 2 मंथ आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड में जाके आपकी होनी है, वरना बोर्ड में प्रैक्टिस होनी नहीं आपसे। बोर्ड में आपसे होने ही नहीं, काम ही नहीं आपसे होना। आप कहते रहोगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिमाग में ये लेके आते हैं कि भाई बोर्ड में मैं जाऊँगा, ठीक है, और जाके जो है मैं इसे उसी दिन अप्लाई करूँगा, उस दिन अप्लाई होने नहीं आपसे, क्योंकि आप आदत नहीं पड़ी आपको, इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। पॉइंट समझ आ गया यहाँ पे? पॉइंट नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, उसमें लिखा होता है कि 8 में से कोई से 5 कर दें, ऐसे ही होता है ना।
आप क्या करते हैं, आप उसमें से जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप उसके क्वेश्चन नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, देन आंसर लिखना शुरू करते हैं। अगर 4 है तो 4 ही लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। आप जेब में लेके आइएगा, एक पॉइंट मेरा दिमाग में रखिएगा, जितने टॉपर्स होते हैं वो पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारे टीचर्स ने हमारे दिमाग में एक अजीब सा गैप पैदा किया हुआ है कि क्वेश्चन लिखने से आपका टाइम वेस्ट होता है। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी एक लाइन का होता है। क्या वो एक लाइन लिखते हुए आपको तकलीफ होती है? आपको यू शुड हैव टू मेंशन चैट के क्वेश्चन 5 पार्ट ए, देन आप लिख रहे हो एक बड़ा सा करके क्वेश्चन 5 ए लिख दिया, देन एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। कितना टाइम आपने सेव कर लिया? कोई टाइम आपने सेव नहीं किया। आप आखिरी के 10 मिनट जाया करते हैं नहीं करते हैं? 15 मिनट भी जाया करते हैं ना, बीच में करते हैं ना। आपने उस टाइम को जाया मत करो। अगर आप क्वेश्चन ही लिख दोगे इसके 2 बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, जब आप क्वेश्चन में 3 ए लिखते हो, ठीक है, तो उस चेकर को ये पढ़ना पड़ता है कि 3 ए का यही सवाल था या इसने सवाल गलत लिखा। हर चेकर जब पेपर चेक करता है, मैं बताने लगूँ, जो बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, मेरी अक्सर उनसे मुलाकात होती है, वो बताते हैं कि हमें जब पेपर्स आते हैं तो पेपर्स के अंदर एक पेपर होता है जो कि हलशुदा होता है, एमसीक्यूज भी सॉल्व हुए होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या होते हैं, आंसर लिखे होते हैं। यानी पूरे का पूरा पेपर सॉल्व हुआ हमें मिलता है। हम उस पेपर को सामने रखते हैं, देन आपका पेपर चेक करते हैं। हम अपने दिमाग से आपका पेपर चेक नहीं करते। समझ आ रही है मेरी बात? जुआ पॉइंट समझ आ रहा है मेरी बात? पॉइंट समझ आ रहा है ना? यानी जो भी पेपर चेकर होता है उसके बाद जब एक पूरा बंडल जाता है पेपर चेक होने का, तो उसकी आंसर शीट उसके बाद साथ जाती है। वो आंसर शीट को पढ़ता है, देन वो चेक करता है कि इसका वो आंसर है या नहीं है। समझ रही बात? अब वहां पे जब क्वेश्चन 3 आप लिखते हैं तो उसे हर बार ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन 3 ये ग्रेविटेशन वाला ही था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला था, या ऑर्बिट वाला था, कौन से वाला था। जब आप क्वेश्चन ही लिख देंगे, चाहे वो साथ 3 ए लिखें या 2 ए लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन एंड आंसर मैच होगा तो मतलब आपको टिक लग जाएगा। पॉइंट समझ आ रही है मेरी बात? अगला पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट सबसे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? आप कोई भी आंसर लिखते हैं, उस आंसर में एक वर्ड है जो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का मिड पॉइंट है, यानी इसकी बैकबोन है। आपको उस वर्ड को लिखने के बाद, मैं बोल्ड कब करता था, मैं थोड़ा बताऊं। मैं बोल्ड साथ साथ नहीं करता था। पूरा पेपर करने के बाद, पेपर करने के बाद आखिरी 10 मिनट रह गए, पेपर दोबारा ओपन किया, जो जो वर्ड मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके ऊपर ब्लू मार्कर फेर देता था या ब्लैक मार्कर फेर देता था, जिससे हाईलाइट हो जाता था। समझिए ना क्या हो जाता? हाईलाइट। अब वो जब क्वेश्चन पढ़ेगा तो आंसर पूरा पढ़ेगा नहीं, वो 2 पॉइंट्स को पढ़ेगा और उसे टिक लगा देगा, क्योंकि उसे पता होगा ये 2 पॉइंट जो इसने हाईलाइट किए हैं। हाईलाइट का मतलब ये नहीं नीचे लाइन लगानी। एक लड़की थी वो लेकिन नीचे लाइन लगाती थी, ब्लू लाइन, फिल इन द ब्लैंक्स वाली लाइन नहीं लगानी, आपने उसके ऊपर मार्कर फेरना है। उसके ऊपर क्या फेरना है? मार्कर फेरना है। समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ जी। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके जो एमसीक्यूज आते हैं सारे कहाँ से आते हैं? बस यही बात कल मैं सेशन में एक जगह समझा रहा था। जब सारे एमसीक्यूज आते ही वहां से हैं, एक्सरसाइज से, फिर भी एमसीक्यूज में कम नंबर क्यों आते हैं? हम उस पर फोकस नहीं करते। आपने क्या करना है, जो मैं करता हूँ, मैं आपको अपने सारे राज बता रहा हूँ, आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कामयाब हो जाए। ठीक है, मुझे कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे पढ़ते हैं यहाँ पर, मैं उन्हें पूरी बुक के उन्हें कहता हूँ सारे एमसीक्यूज लिख के लेके आओ पेज पे। रजिस्टर पे सारे एमसीक्यूज लिख दिए, पूरी बुक के लिख दिए। ठीक है, और कल बन जाएंगे 150 या 80 70 इतने बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। मैं कहता हूँ जो ये बुक बंद करें सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करो। सॉल्व कर दिया, उसके बाद हम सारे एमसीक्यूज को वैसे के वैसे रहने देते हैं। हम ऑप्शंस को मर्ज करते हैं, जो ए था उसे बी पे ले गए, बी को सी पे ले गए, सी को डी पे ले गए, सबको ले गए हम। फिर दोबारा, क्योंकि स्टूडेंट जैसे बच्चा रट्टा लगा लेता है, आगे प्रेशर आया तो इसका ये होगा, एल आया तो इसका सी हो जाएगा, और ए आया तो इसका ये, है ना, लगते हैं ना रट्टे, वो रट्टे खत्म हो जाएंगे। यानी एमसीक्यूज कितने मार्क्स से आते हैं हमारे? तो 17 में से 17 पूरे ही आना चाहिए। इसमें एक नंबर भी कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉइंट समझ आ रही है मेरी बातें? उर्दू वगैरह की बुक्स मैंने इसलिए नहीं मंगाई क्योंकि उसको मैं वैसे ही आपको बता दूंगा। अब आते हैं, अभी फिजिक्स की बात करें, मैं उससे फिजिक्स के अलावा हम कहीं नहीं करें। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डेरिवेशन। डेरिवेशन होती है ना, डिमेंशन लेंथ की डेरिवेशन आ गई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स की आ गई, उसकी डेरिवेशन ही मुश्किल होती है ना। और डेरिवेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब डेरिवेशन लिख रहे होते हो तो आप सारे सारी डेरिवेशन पेन से लिखते हो, मार्कर यूज नहीं करते। मार्कर यूज करोगे तो वो एक अच्छी लुक नहीं आती उसके अंदर। तो डेरिवेशन में ऐसा हम क्या करें कि हमारे
पूरे नंबर आ जाएंगे। बताओ, सोचो, जस्ट इमेजिन करो। डेरिवेशन के एंड पे जो आप फाइंड करते हैं उसे आपने सबसे पहले लिखना है, फिर डेरिवेशन करना शुरू करना। अब ये नोट जाके बेचना शुरू कर देना अपने वहाँ को बेचने वाला, समझ गए? तो यानी कि समझ आ रही मेरी बात? यानी जो डेरिवेशन में आपने एंड पे, जैसे आपने 2s इक्वल टू vx के बाद vs के फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट करना था ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, उसी को आपने पहले लिख देना है, देन उसके बाद आपने स्टेप 1 से शुरू करना है, स्टेप 1 से शुरू करना है। यानी आपने पहले ये लिखना है कि मैं फाइंड क्या करने वाला हूँ, आप ये नहीं लिखते, नहीं लिखते ना, गुड। सबसे इंपॉर्टेंट भी इस बच्चे की बहुत अच्छी बात देखी, जो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर ले उसकी आधी कामयाबी हो जाती है। इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक यू विल सक्सेस, आप कामयाब हो जाते हो। समझ आ रही मेरी बात? तो साइबर सिक्योरिटी से मुझे याद आ रहा है, मरीन नवाज साहिबा ने काफ़ी लोगों को अप्रोच की हुई है इसने कि वो साइबर सिक्योरिटी वाले उनके साथ हैं, अब पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए, ना कि किसी और काम के लिए, ठीक है? तो आपने इस तरह के कामों में नहीं जाना, ठीक है? हाँ, इलीगल यूज़ नहीं करना, मिस यूज़ नहीं करना, ठीक है? उसे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी की मदद से पीटीआई वाले कंट्रोल हो जाएंगे। हर एक बंदे के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो ऐसे कंट्रोल नहीं होता पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, फिजिक्स की हो ये बात होगी, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में कितने पार्ट्स होते हैं? ए बी होते हैं हर क्वेश्चन के, है ना? और ए वाला होगा, बी का क्या होगा? न्यूमेरिकल होगा, ऐसे ही है। आप पहले क्या करते हो? ए, फिर करते हो बी, करते हो, ठीक है? अगर बी वाला आपको ना आता हो न्यूमेरिकल, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? गलत करोगे? कुछ ना कुछ करोगे ना? क्यों ना बी वाले को ए में से कर लेते हैं, क्योंकि ए वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है उसी के फॉर्मूले का बी का न्यूमेरिकल बनाया जाता है। कभी ऑब्जर्व किया आपने? दिमाग चलाओ। यानी जिस चैप्टर में से ए दिया गया है उसी चैप्टर का न्यूमेरिकल बी होता है। नहीं, आपने और पेपर रिव्यू किया? आपने और पेपर रिव्यू किया? नहीं ना, आज जाके रिव्यू करना। मेरी जो बात है ठंडे दिमाग से सुनो, समझो, मैंने रिव्यू किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। पेयर्स बने होते हैं, लेकिन अगर उसने ए में से, अच्छा पेयरिंग स्कीम को फॉलो ना किया करो, मैं पेयरिंग स्कीम को नहीं फॉलो करता। देखो मेरी बात सुने, पेयरिंग स्कीम को मैं क्यों नहीं फॉलो करता? अच्छा बेटा, पेयरिंग स्कीम में कहा जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1, 3 और 5 में से, ये नहीं बताते कि शॉर्ट आएगा कौन सा वाला। तो फिर फायदा, इंसान को दिली तौर पर ये लगता है कि वो सब कुछ कर चुका है, लेकिन रियलिटी में तो पूरी बुक ही करनी है, जैसे पूरी बुक। और अगर वो बीच में कहते हैं कि ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें कुछ नहीं आएगा, तो वो जाहिर सी बात है 8 एमसीक्यूज में से 5 करने हैं हमने, तो वो एक चैप्टर स्किप भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है हमें, क्योंकि बाकी सारे हमें पूरे करने हैं। लेकिन बाकी सारे जो पेरेंट्स की में उसने हमें दिए हैं, अगर उस पूरे करने के दौरान हम एक भी लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वही क्वेश्चन आ जाएगा और हमारा स्किप हो जाएगा, हमें नुकसान होगा। तो इसलिए पेरेंट्स स्कीम जो है ना, मेंटली तौर पर इंसान को स्ट्रेस में रखती है, और इंसान ये सोचता है कि मैं मुतमिन हो गया, मैंने इतने शॉर्ट कर लिए हैं, वो उन शॉर्ट में भी 1-2 शॉर्ट छोड़ चुका होता है, वही शॉर्ट पेपर में आने वाले होते हैं। अब आपने क्या करना है, पिछले 3 साल पेपर डाउनलोड कर लेने, डाउनलोड करके आपने हर एक के क्वेश्चन को देखना है, ए को बी को। आप देखेंगे ए वाले में जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है उसी के फॉर्मूले को यूज करके बी का न्यूमेरिकल बना होगा। बी के क्या बना होगा? न्यूमेरिकल्स बने होंगे। तो यानी कि पूरी बुक में से 3 ऐसे चैप्टर होंगे जिनके न्यूमेरिकल्स लाजमी आने वाले हैं, उन्हीं 3 में से लॉन्ग भी आने वाले हैं, उन्हीं 3 में से क्या आने वाले हैं? वो आपको कैसे रिव्यू होगा? आपने पिछले 3 इयर्स ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। कौन से वाले? अब ये 2026 चल रहा है, कि ये ओल्ड पेपर ओल्ड बुक्स हैं, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। 2026 इवन नंबर चल रहा है, आपने जाना है ओल्ड नंबर पे। 2025, 2023 एंड 2021। गुड, 3 साल पेपर डाउनलोड कर लिए। गुजरावाला बोर्ड के आप कर रही हैं, आप लोअर बोर्ड के हैं तो लोअर बोर्ड के डाउनलोड कर लें। सुबह के और दोपहर के, सुबह के और दोपहर के, सुबह के और दोपहर के, कितने पेपर बन गए हमारे पास? 6। कितने बन गए? 6 बन गए ना, है ना? 6 पेपर बनने के बाद, हाँ ठीक है, 6 पेपर बन गए हमारे। 6 पेपर बनने के बाद आपने क्या करना है, उसके हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे आपने लिखना है ये किस चैप्टर से लिया गया, ये किस चैप्टर से लिया गया। ठीक है, समझ आ गई बात? लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद आपने क्या करना है, उन तीनों 6 के 6 पेपर में वो चैप्टर को सर्कल करना है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? तो इस तरह करते करते 4 या 3 चैप्टर आपके सामने आएंगे।
इस बारी 2026 में उन्हीं चैप्टर में से न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं 100%। इस बारी मैं क्या करने वाला हूँ थोड़ा बता दूँ। इस बारी मैट्रिक के जो पेपर होने वाले हैं 9th के और 10th के, मैं हर एक दिन पहले पेपर ही बता दूंगा पेपर में क्या आने वाला है। लेकिन इसका मतलब ज़रा नहीं है कि मैंने पेपर लीक किया, उसका ज़रा मतलब नहीं है ये। मेरा तजर्बा होगा, मेरा इल्म होगा। और इस बारी ये भी होने वाला है कि हम लोअर बोर्ड के दफ्तर के बाहर और बाकी कुछ इदारों के बाहर मैं खुद जाऊँगा, बज़ाते खुद रिप्रेजेंट करूँगा अपने आप को। पेपर शुरू होने 8 बजे तो मैं 7 बजे खड़े होकर और ऊंचे तो स्टेज पे खड़े होकर अनाउंस करूँगा बच्चों को, बेटा आज ये सवाल आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अब इसे हाँ, एट ए टाइम पेपर चेंज नहीं होता, एट ए टाइम नहीं होता पेपर। रात के 12 बजे सेंटर में आ चुका होता है। नहीं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो चेंज ही होता है। नहीं, पेपर लीक नहीं कर रहा मैं तो अपने गेस दे रहा हूँ। सेम हो जाएगा ना। देखो मेरी बात सुनो, अभी CSS का इंग्लिश के ऐसे पेपर हुआ है, CSS के इंग्लिश में 8 ऐसे आते हैं। मैंने सुबह 8 बजे 2 ऐसे बताए कि ये आने वाले हैं और 11 बजे पेपर शुरू हुआ तो वही 2 ऐसे आए, डिट्टो कॉपी हुए थे, वर्ड टू वर्ड सेम। ये तो मैंने अभी क्या कहा, हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर एजुकेशन का लेवल वो नहीं है। अगर मेरी कंट्री चेंज होती तो इस टाइम कहीं और ही होता, इस टाइम में कहीं और किसी और लेवल पे होता। यहाँ तो गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर्स को लेना देना नहीं एजुकेशन से। ये तो चाहते ही नहीं कि एजुकेशन ग्रो करे, ये तो चाहते हैं अवाम जाहिल रहे, जितनी अवाम जाहिल रह सकती है जाहिल रह के, जाहिल नहीं रही तो मैं वोट नहीं देगी, क्योंकि अवाम में शऊर का आना इनके लिए नुकसानदेह है ना। ये चाहते ही नहीं है समझदार बने, हमारे मुल्क में ये तो मसला है। वरना मैं जिस तरह वर्क किया मैंने और अभी तक वर्क कर रहा हूँ, किसी और कंट्री में होता तो अभी तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है और मुल्क की एजुकेशन सही कर चुका होता है। लेकिन यहाँ जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि एजुकेशन को ज़्यादा ही सही करने वाला है तो ये अरेस्ट कर लेंगे। सीरियसली बता रहा हूँ, ये अरेस्ट कर लेंगे ये लोग। आप पाकिस्तान की तालीम को बदलना चाहते हैं, चले जाएं जेल में। ये सिस्टम है। समझ आ रही मेरी बातें? इस तरह आप लोग क्या नहीं करना है। आप फिजिक्स का पार्ट खत्म हो गया, बाकी पार्ट्स के लिए वीडियो बनाएंगे, देखते हैं चलो हम क्या